जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो फिर आप लोगों ने आज कवर किया चैप्टर 11 और 12, यानी कि आपने कवर किए 3 स्टैंडर्ड्स। चैप्टर 12 में 2 हैं, 610, 620, और चैप्टर 11 में एक है 550, दैट इज़ रिलेटेड पार्टीज़। वो अकाउंटिंग का 24 है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 करते हैं और फिर हम 11 पे जाते हैं। 12 के अंदर अगर आप इस पर गौर करें थोड़ा सा, तो एक ट्रेंड आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑटम 9, ऑटम 10, यानी कि साइमल्टेनियस ला रहे हैं। 14 चलें, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21 और 21। 22 में नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि आई कैप यहाँ से सवाल अक्सर और बेशतर कर लेता है, और इस एरिया से सवाल वो मेजॉरिटी क्रैमिंग बेस्ड बना रहा होता है, या अगर लॉजिकल देगा भी तो पूछता हुआ एंड के ऊपर ही क्रैमिंग ही पूछ रहा होता है रिक्वायरमेंट की। तो इसको देखते हैं पहले। 620 आप लोगों ने पहले कवर किया होगा ना क्लास में, एक्सपर्ट्स पहले कवर किया होगा। पहले एक्सपर्ट को देखते हैं। ऑटम 21 में उसने क्या पूछा? ऑटम 21 में उसने पूछा है कि जनाब, स्टेट एनी 4 फैक्टर्स विच द एक्सटर्नल ऑडिटर may need to consider while assessing the competence of the audit function। इंटरनल ऑडिट फंक्शन की कॉम्पिटेंस को असेस करना है, 4 फैक्टर्स बता दें। कौन से हैं? 4 फैक्टर्स बता दें। कौन से? कैपेबिलिटी चेक करेंगे, और क्वालिफिकेशन देख लेंगे, वर्क हिस्ट्री देख लेंगे, और ये क्या हुआ? ठीक है, और इसके अलावा एक्सपीरियंस देख लेंगे। तो 4 नंबर के लिए 4 बातें आपने करनी है। अच्छा, कोशिश करें कि 4 बातों को ना 1 से 1.5 लाइन में करें। कुछ बच्चे होते हैं जो खाली बुलेट्स लेके आ जाएंगे, वो काम ना करें। थोड़ा सा उसको मौका दें कि वो आपकी इंग्लिश को देख भी सके, पढ़ भी सके। तो उसको आपने 4 लाइंस के अंदर बताना है, या 1.5 लाइन में बताना है। हल्का सा टच देना ज़रूर है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सिर्फ आपने बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना। रटा लिख दे, हाँ, जब उसने पूछा रटा। ऑटम 17 देख लेते हैं जनाब। आइडेंटिफाई 4 एग्जांपल्स जहां पे आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। 2 नंबर कहाँ कहाँ पे पड़ सकती है? लीगल ओपिनियन में, रीवैल्यूएशन में, और टैक्सेशन में, लॉस की इंटरप्रिटेशन में। बहुत सारी बातें लिखने को हैं। तो 2 नंबर के लिए आपने, अच्छा अब जरा गौर करें, यहाँ पे वो कह रहा है आइडेंटिफाई, दैट इज बुलेट्स। नीचे उसने क्या कहा है? स्टेट। कुछ ना कुछ तो उसको बता दो। ओके, और कोई छोटा सवाल इसमें अगर पहले हम वो कर लेते हैं। ऑटम 10 देख लेते हैं 6 नंबर के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है? लिस्ट डाउन। लिस्ट डाउन द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द ऑडिटर may get information regarding experts competence capability and objectivity। और ऊपर उसने एक डेफिनेशन दी हुई जिसके बारे में बता दिया कि एक्सपर्ट क्या है, और नीचे उसने सवाल पूछा कि आपने सोर्सेज बताने जहां से आपको उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में पता चल सकता है। 6 नंबर है। कौन से सोर्सेज हैं? प्रीवियस से पूछ लें, और उस बंदे से डिस्कस कर सकते हैं, पब्लिश्ड पेपर्स, और एक्सपीरियंस हो गई अपने फर्म के। हाँ बिल्कुल, अगर तो उसका कोई कंसर्न है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्रीवियस वर्क वाली बात हो गई है, डिस्कशन वाली बात भी उससे हो गई, और कोई बात ज़हन में नहीं आ रही हो गया है। रेपुटेशन मार्केट से कंफर्म की जा सकती है। तो 6 नंबर के लिए तकरीबन 4 बातें अगर मैं पूछ रहा, इसका मतलब है कि 1.5 उसने एक बात के रखे हैं। तो 1.5 का मतलब है कि कम से कम 2 से 3 लाइनें आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको देखें। अच्छा जी,
नीचे आते हैं वापस, 6 7 को एंड पे करते हैं, 4 देख लेते हैं। You are the audit manager in a firm of chartered accountants. Your firm is often required to engage an audit expert for reporting on matters relating to audit. ठीक है। List 4 key terms of engagement which should be agreed with the expert. कहना ये चाह रहा है जब आप एक्सपर्ट के साथ मामलात को तय कर रहे होते हैं, जब आप उसके साथ एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं, उसमें 4 कौन सी ऐसी बातें जो कि लाजमी होनी चाहिए? अगर आपको एंगेजमेंट लेटर की बातें याद हैं तो वो आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। उसकी जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारियां, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात कर सकते हैं, किस तरह की वो हमें रिपोर्ट दे के जाएगा। तो 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं। अगेन लिस्ट, यहाँ पे आप बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सर सफिशिएंट, ओके। Specify the factors which should be considered while evaluating the adequacy of the work performed. उसके काम को चेक करना है, उसका काम कितना ज़्यादा आपसे रेलेवेंट है, कितना उसने काम किया, क्या वो काम काफ़ी है या नहीं है। Specify the factors, कैसे उसके काम को आप वेरीफाई कर रहे हैं। हौसला हौसला, एक ही करके 4 बातें पूछ रहा, नहीं हाँ 4 हमारा 4 बातें करते हैं। पहली बात अंडरस्टैंडिंग वाली बात होगी। दूसरी बात देख लिया, चले सोर्स ऑफ डाटा। तीसरी बात अच्छा अभी प्रोसेसिंग फेज पे है। तीसरी बात ठीक है। चौथी बात देख के बता दे यार, हाँ कंसिस्टेंसी वाली बात, बेहतरीन हो गया। अजम्पशंस, मेथड्स, उसका काम हमसे कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, उसके काम का रिजल्ट हमारे काम का रिजल्ट क्या आपस में कोलैबोरेट कर रहा है। माइनर फ़र्क आ रहा है वो तो चलो अलाउ है, मगर ये तो नहीं कि उसका काम कुछ और रिजल्ट दे रहा है और हमारा काम कुछ और रिजल्ट दे रहा है। फिर उसका जो उसने टूल्स वगैरह यूज़ किए हैं वो कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वो कितना ज़्यादा रेलिवेंट है। ओके मज़ीद ऊपर आते हैं, होटल में चलते हैं। स्प्रिंग तेना, you are the manager responsible for the audit of Park Hotels Limited, which operates 3 hotels in Pakistan. PHL has adopted the revaluation model for the valuation of buildings. In the current year, revaluation has been carried out by a new firm, Farhan Associates. PHL has incorporated the effects of revaluation in the statement accordingly. आपको उसने बना दिया मैनेजर और आप एक क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं जिनके 3 होटल्स हैं। उन्होंने रीवैल्यूएशन की है अपनी बिल्डिंग्स, करंट ईयर में कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन कर रही है एक फर्म जो कि बाहर से उन्होंने बुलाई है। अच्छा ये जो फर्म है क्या ये एक्सपर्ट कहलाएगी? क्या ये हमारे बंदे बुलाए हुए हैं या उनके बंदे बुलाए हुए हैं? तो क्या ये ऑडिटर्स एक्सपर्ट कहलाएंगे? ये मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स कहलाएंगे। अच्छा कंपनी हैज़, मेरे पास रहने दो, कंपनी हैज़ इनकॉर्पोरेटेड द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन इन द स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। उन्होंने जो इफेक्ट आया है रीवैल्यूएशन का वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल लिया। अच्छा अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ हुआ होगा? IAS 16 यूज़ हुआ होगा। ठीक है जनाब, 10 नंबर का सवाल है, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैटर्स विच यू कंसिडर बिफोर यूजिंग द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द FA एसोसिएट्स। क्या ज़रूरी बातें जो कि आप कंसिडर करेंगे उनकी रिपोर्ट को इस्तेमाल करने से पहले? उनकी कॉम्पिटेंस, क्या वो इंडिपेंडेंटली काम करके गए हैं और उन्होंने क्या अजम्पशंस यूज़ किए हैं। अच्छा क्या उन्होंने IAS 16 की पासदारी की है? क्या उन्होंने तमाम बिल्डिंग्स को रीवैल्यू किया या सिर्फ स्पेसिफिक क्लास को किया है? और क्वालिटी जो उन्होंने जिस क्वालिटी के साथ उन्होंने काम किया और कंप्लीटनेस ऑफ सोर्स डाटा और डिस्क्लोजर्स क्या प्रॉपर्ली आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बेहतरीन हो गया। वो तो लिखेगा ही ना, हमने तो चेक करना है, हमने तो चेक करना है ना। वो कह देंगे सर हमने अकाउंट सही बनाए हुए हैं, तो क्या फिर वो कंपनी का ऑडिट करवाए ना? हमने तो अपना काम करना है। पार्ट बी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ होटल्स बिल्डिंग। टेक्निकली ये सवाल सब्सटेंटिव का कि आपने
प्रोसीजर्स बताने जो कि आप रीवैल्यूएशन को चेक करते हुए लगा रहे होंगे। 6 नंबर में 6 बातें यहाँ पे की जा सकती हैं। इसको होल्ड कर लेते हैं, ये हम लोग करेंगे जब आपका सब्सटेंटिव का एरिया ख़त्म हो चुका होगा। तो दैट इज़ ऑन होल्ड, याद रखिएगा, ये हम लोगों ने करना है। पार्ट ए समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। अब मुझे बताएं क्या ये सवाल देखा देखा लग रहा है? सवाल पढ़ लिए? हो क्या रहा है? ऊपर उसने कहानी सुनाई है, क्या कहानी नीचे कहीं लिंक कर रही है? नहीं कर रही। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करनी है 3 नंबरों के लिए। यानी कि आप इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन ही देंगे कि एक एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। हल्का सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मार्क्स 3 है, ज़्यादा गहराई में उतरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसके काम की एडुकेसी, क्या एडुकेसी के ऊपर हमने पहले काम किया? एक सवाल हमने देखा है जो कि एडुकेसी की बात कर रहा था। फिर अगर आप उसके काम से मुतमिन नहीं है तो क्या करेंगे? ये सवाल नहीं है, ये हम लोगों ने नहीं किया। हाँ जी बताइए, अगर आप उसके काम से मुतमिन नहीं है तो क्या करेंगे? उससे एडिशनल वर्क एग्री कर लेंगे और खुद भी हम लोग परफॉर्म करके काम कर सकते हैं। 3 नंबर है। एक और बात करते हैं, वो हो गया। और अच्छा, उसके काम को रिपोर्ट में ऐड करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अच्छा एक चीज जरा गौर करें, 6 नंबर आए थे 2010 में और तकरीबन रीसेंट पेपर में है 4 नंबर, उससे ऊपर है 6 नंबर, उससे ऊपर है 6 नंबर, उससे ऊपर है 2 नंबर और उससे ऊपर है 6 नंबर। यानी कि वो ऑन एवरेज 6 के इर्द गिर्द यहाँ से सवाल निकालेगा अगर वो निकाल रहा है तो। और ये 6 नंबर का अगर आपको सवाल मिल जाए और रट्टे वाला सवाल मिल जाए और आप उस 6 में से 4-5 तक सिक्योर कर रहे हो और अगर पूरे 6 भी सिक्योर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये वो एरिया जो कि आपके पासिंग रेशो बढ़ा सकता है। क्योंकि आगे जाके भी आपको मुश्किल एरियाज भी मिलने हैं। चैप्टर 14 के एरियाज, सब्सटेंटिव के कुछ एरियाज, कुछ मुश्किल स्टैंडर्ड्स हैं, सैम्पलिंग के कुछ सवाल मुश्किल हैं और चैप्टर 7 का कुछ सवाल मुश्किल होता है, कंट्रोल्स के कुछ सवाल मुश्किल आते हैं। तो ये वो एरिया है जो कि आपकी पासिंग को इंश्योर कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ से भी 11 से भी 6 से लेकर 10 नंबर तक के अगर आपको वेटेज एग्जाम में मिल रही है जो कि पास होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है, वरना अदरवाइज 40s के अंदर तो बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे होते हैं। तो क्रैमिंग भी अच्छी करके जानी है, उसकी एप्लीकेशन भी अच्छी करनी है। और ये सब कब होता है? जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो। तो बताएं फिर पैरा टेस्ट कब लें? आज क्या है? चैप्टर 1, 2 और 13 का एक टेस्ट होना चाहिए। चलें डेमोक्रेसी करते हैं, कब होना चाहिए? कल ले लें। कल कब लें? नहीं कल तो हमने वो करना है ना, 705 706 करना है। 7 बजे आप लोग भाग रहे होते हैं। पक्की बात है, ले लें। 4 से पहले थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 4 से पहले कौन सा बच्चा सी लॉ ले रहा है यहाँ पे? कोई भी नहीं है? आप हो? 2 से 4 फिजिकल दो ना यार, फिजिकल दो, मजा आएगा। फिजिकल दो क्लास के बाद ठीक है सर, एक सेशन दे देगा 2 से 4 या 8 से 2 10 7:30 से 8:30 नहीं 8 से 10 ठीक है। पहला सवाल है लेना कब है सर? 2 से 4 कल से स्टार्ट करते हैं ना, रेगुलरली लेते हैं। एक सेकंड 4 टेस्ट करने हैं ना आपके हम लोगों ने। पूरी बुक कवर करनी है। 10 तारीख करते हैं जुम्मा, 10 पे लेते हैं। 2 से 4 कर लें और दूसरा टाइम आप कर लें 8 से 10 कर लें। ठीक हो गया। टेस्ट आप लोग दें, सोल्यूशन का आपको मिल जाएगा।
चेकिंग अगर पॉसिबल हुई तो हो जाएगी, नहीं तो क्लास में हम आपस में टेस्ट बांट देंगे और सोल्यूशन यहाँ पे खोल देंगे, ठीक है? ओके 1, 2 और 13, 11, 12 का बाद में कर लेंगे, जुमे को। अच्छा जी 6, 7, पहले 6 करते हैं। एक जूनियर है आपकी फर्म में, उसने कुछ सवाल आपसे किए हैं, आपने बताने हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। इज देयर एनी नीड टू इवेलुएट द एडुकेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क? अगर प्रोसीजर, उसकी कॉम्पिटेंसी, इंडिपेंडेंस सब कुछ आपने वेरीफाई कर लिया है, सब कुछ सही है, क्या स्टिल उसके काम को चेक करना, उसके काम की एडुकेसी को चेक करना जरूरी है? तो 6 नंबर हैं और ऊपर 2 पार्ट्स, यानी कि 3 नंबर का होगा। तो अपने जूनियर को आप चुप कैसे कराएंगे? कैसे उसको बताएंगे कि जनाब हमने एक्सपर्ट की एडुकेसी के ऊपर काम करना होता है, उसके काम की एडुकेसी के ऊपर काम करना होता है। बेसिकली वो एडुकेसी के ऊपर बात कर रहा है जिसके आप ऑलरेडी 2-3 सवाल देख चुके हैं, तो वही आपने यहाँ पे दोबारा से बता देने हैं। अब सवाल रटे वाला है, सवाल में कोई लॉजिक नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, उसने पूछा आपसे क्रैमिंग ही है। बस आपने ये लिखना शुरू में कि जनाब हम अपने जूनियर की इन बातों को ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, हेडिंग दे दें, एडुकेसी की बातें लिख दें। और सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है कि उसको उसका काम रिपोर्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो वाली बात ही लिख दें, ठीक है? तो ऊपर तो हमने लिख दिया ना कि ऊपर मेन बात बता दी कि हम अपने इसको जूनियर की बातों को इस तरीके से आंसर कर रहे हैं, उसके सवालों को नीचे भी कर दें, नीचे भी कर दें। हाँ, इस सवाल में डाटा कम है, जिस सवाल में फिगर्स हो ना और जिस सवाल में उसने पूरी कहानी बताई हो, उसमें नीचे भी आपको लिंक कर देना चाहिए। इस सवाल में नीचे लिंक करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, नीचे आप अपना रट्टा चला सकते हैं, ऊपर मेन बता दें कि हम अपने जूनियर की इन बातों को इस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं ताकि वो भी कल को बड़ा हो जाए, हमसे सवाल पूछे। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा इज देयर एनी नीड टू इवैल्यूएट, अब उसमें कहेंगे यस नीड है और फिर एडुकेसी वाले पॉइंट लिखना है। यस, वही ना, जो ऊपर आपने एक बफर पहले क्रिएट करना था कि हमने अपने जूनियर को इन बातों का ये जवाब करना है, उसने हमसे ये वाले सवाल पूछे हैं, हमारा उसके ऊपर कमेंट क्या है, हमारा उसके ऊपर रिप्लाई क्या है, पहली बात। दूसरी बात, कोई मसला? ये पढ़े, मजे का सवाल है, जज्बाती हो गया, पढ़े जरा। तो बता भी दें, फर्स्ट में नहीं करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन उन्होंने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी है बाय 100 मिलियन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सवाल ये कि क्या आपको एक्सपर्ट चाहिए या नहीं चाहिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए तो आपको नहीं चाहिए। सेकंड में क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रही है, और रीवैल्यूएशन के लिए आपको पता है कि फिर आपको बंदा चाहिए होगा उनकी असेसमेंट को चेक करने के लिए। इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ हाँ, वो भी आएगी, बट अभी मैं उसको डिस्कस नहीं ना कर रहा। ऑटम 20, क्योंकि आपने अभी तक वो क्लास में कवर नहीं किया। पहले देख लेते हैं क्यों हम डाउटफुल डेट्स को यूज नहीं कर रहे। क्योंकि हमें ये पता है कि एक ऑडिटर को इतनी नॉलेज तो होती है कि डाउटफुल डेट्स की वर्किंग वो खुद से देख सकता है। इतने तो आप सवाल अकाउंटिंग में सॉल्व करके आए होते हैं FR1 FR2 के अंदर। The auditor may use the work of expert to provide knowledge which the audit firm does not possess. Provision for auditor is an area of audit and accounting for which an auditor is expected to have the expertise. आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे तो आपकी एक्सपर्टीज होंगी, तो आप एजिंग एनालिसिस, सब्सिक्वेंट रिसीट्स वगैरह तो खुद भी कर सकते हैं। सेकंड केस में क्या है, फॉर फिक्स एसेट्स रीवैल्यूएशन, यहाँ पे आपको बंदा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैटर कॉम्प्लेक्स है
और यहाँ पे रिस्क हो सकता है रीवैल्यूएशन के अंदर। उनका वैल्यूअर अपनी ही बिल्डिंग्स को ओवर वैल्यू कर सकता है, और अगर वो ओवर वैल्यू कर देगा इसका मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो उनको तो ना धोखे में रखना हम लोगों ने। और तो यहाँ पे आपको उसके टूल्स, अजम्पशन, इस तरह की चीज़ें वेरीफाई कर लेनी चाहिए। फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस की भी एक कहानी होती है। तो 620 में से कोई सवाल अगर अभी तक मुश्किल लगा हो बताएं। आपके पास किताब भी मौजूद है, एक दफ़ा खुद भी देख लें 620 में अगर कोई चीज़ पूछनी है तो। पहले उसने पूछा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। दूसरे में वह पूछ रहा है कि उसका काम रिपोर्ट में डालें या ना डालें। फिर ये सवाल रिपीट कर दिया। फिर एडवोकेसी वाला सवाल फर्स्ट टाइम पूछा, काम से मुतमिन नहीं है, मैटर कौन से तय करेंगे, ये एक सवाल रिपीट हो गया एडवोकेसी वाला। ये सवाल रिपीट हो गया, ये यहाँ से ये चीज़ रिपीट हो रही है, फिर ये चीज़ भी रिपीट हो गई एडवोकेसी वाली। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी कवर्स 2 दफ़ा कर दिया है, रीवैल्यूएशन वाला। डाउटफुल डेट्स आपको पता है ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का इशू है, तो ये तो आपको खुद भी कर लेना चाहिए। और ये कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी वाला पॉइंट भी ऊपर हम देख चुके हैं। तो टेक्निकली उसने 4 एरियाज पूछे हैं इन 8 सवालों में। एडिक्वेसी, कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, उसके काम की रिपोर्ट के अंदर ऐड वो किस तरह करें, और उसने पूछा है कि कुछ एग्जांपल्स हमें दे दें जो कि आप ये वाला सवाल रिक्वायर कर सकते हैं। फिर उसने क्या पूछा है, फिर उसने पूछा है कि एंगेजमेंट की टर्म्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे उसके साथ। तो यही वो 4-5 एरियाज हैं जो कि वो बार बार आपसे पूछ रहा है। जो सवाल अच्छे हैं, लिख के करने वाले हैं, उनमें से देख लें ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसमें इसने साथ सब्सटेंटिव भी टेस्ट किया। लिख लें या हाईलाइट कर लें या नो या स्टार वगैरह लगा लें, जो भी। स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा सवाल है। स्प्रिंग 13 का क्वेश्चन 2। उसके बाद ऑटम 20 का क्वेश्चन 5। और ये स्प्रिंग 20 का 5 है, जूनियर वाला सवाल। ये 3 सवाल हैं इन 8 सवालों में से जो कि आपको कम से कम हाथ से लिख के कर लेने चाहिए। ये अच्छे सवाल हैं, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज करवा सकते हैं। कोई डाउट, कोई इशू, कोई परेशानी? ऊपर चलते हैं फिर। अच्छा, इसके भी 8 सवाल हैं। तो सवाल नंबर 1 देखें। सवाल नंबर 1 देखें जरा, ऑटम 9 में आया था। छः नंबर और 8 नंबर, 14 नंबर। पार्ट बी में वो पूछ रहा है डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल। ये अब किताब का पार्ट है या नहीं? है। तो आपने 8 नंबर के लिए डिफरेंसेस बताने हैं। अब इस तरह का सवाल अब आपको देखने को नहीं मिलेगा 8 नंबर के लिए, इतनी ज़्यादा राइटिंग। तो इसको आप ये अगर काट भी देना, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको 3 नंबर कर देते हैं, यहाँ तक बहुत है। सिर्फ 3 बातें बताते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं बिटवीन इंटरनल को और एक्सटर्नल को, क्योंकि ऑटम 9 बहुत पहले का सवाल है, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ वुड यू इवैल्यूएट द वर्क परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द रिलायंस। अच्छा, वो 3 सवाल याद है क्या? हम
तो पहले उसको देखना है, उसके काम को देखना है, उसके काम के इस्तेमाल को देखना है। ये वाला क्या कह रहा है? ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, या तीसरा पार्ट है? इवेलुएट द वर्क परफॉर्म्ड, दूसरा या तीसरा? दूसरा या तीसरा? उसके काम का क्या है, उसके काम के इस्तेमाल का क्या है? Describe how would you evaluate the work performed in order to determine the extent of reliance that may be placed thereon. काम का क्या है? तो ये सेकंड वाला है, ये सेकंड कैटेगरी में जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें? क्या डिपेंड करती है? काम की प्रॉपर प्लानिंग है या नहीं है, काम एडिक्वेट है या नहीं है, और डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, उसकी ऑब्जेक्टिव, किसकी? उसकी बात नहीं हो रही, उसके काम की बात हो रही है। हाँ जी, सफिशिएंट और जजमेंट, रेलेवेंट है, रिलायबल है, क्वालिफिकेशन नहीं, वो तो पहले वाले में आ जाएगा ना। डन 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 डन, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कैसे पता चलेगा कि एक इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा? वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसको उसकी ड्यूटीज कौन लगा रहा है, उसको हायर कौन कर रहा है? 2 नंबर के लिए 3-4 बातें आप कर सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एन एक्सटर्नल ऑडिटर वुड इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल। हाँ जी, पहला, दूसरा या तीसरा? जो अभी किया, जो अभी किया। वो था 8 नंबर के लिए, नहीं 6 के लिए। ये जरा सा इंसानियत में आ गया 4 नंबर के लिए। है पहले चीजें कम थी, हाँ, मगर पहले किताब नहीं थी। हाँ हाँ, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, हम कितनी रिलायंस उसके काम पे डाल सकते हैं। उसका काम अच्छा होगा तो हम उस पर रिलायंस करेंगे ना। उसके काम के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा, उसके काम को पहले देखेगा, फिर उसके काम को देखने के बाद जब उसकी समझ में आ गया कि हाँ ये काम सफिशिएंट है, मैं कर सकता हूँ, फिर उसको अप्लाई कर रहा होगा। तो उसके काम तक जा रहा है पहले वो। ओके, 2 सवाल इसमें बढ़े हैं। 8 पे आए। ऑटोमेकिस, हाउ वुड एन ऑडिटर असेस द कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट। हाँ जी, ये तो एक्सपर्ट का चला गया। ओके, ये यहाँ पे गलत क्लासिफाई हुआ है। तो वैसे बता दें यार। State the matters that may be documented by the external auditor if he uses the work of internal auditor for providing direct assistance. इतनी बड़ी क्राइमिंग आपसे पूछ ली 4 नंबर के लिए। पूछ क्या रहा है वैसे वो? डायरेक्ट असिस्टेंस जब आप ले रहे हैं तो उस केस में क्या क्या चीज़ें आपने अपने पास डॉक्यूमेंट करके चलनी है। तो 4 नंबर के लिए बता दें फिर। और सुपरविजन रिव्यू वाली बातें सारी लिख के आप आसान से 4 नंबर है, मुश्किल तो नहीं है, ये है मुश्किल। अच्छा, इसमें देखें तो 3 सवाल ऐसे हैं जो कि थोड़े से आपको लेंथ में ज़्यादा लग रहे हैं। ऑटम 14, उसके बाद स्प्रिंग 18 और उसके बाद स्प्रिंग 2020। ये 3 सवाल हैं जो कि थोड़े से लेंथ में ज़्यादा हैं। ये काम करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ आते हैं। स्प्रिंग 18 सवाल पढ़ें और बताएं क्या हो रहा है। सवाल पढ़ें। फहीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा ताकि आप सवाल को उस नज़र से देख रहे हो। ऊपर से पूरी कहानी पर आपको बता दी है।
नीचे आते हैं तो पता चलता है यार ये पूछ क्या रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर provide appropriate guidance to Fahim to assist him in selecting the areas where the direct assistance can be utilized। ऊपर क्या हो रहा है कि फ़हीम ऑडिट मैनेजर है, ब्लू बेल्स पे काम हो रहा है, 31 मार्च 18 का ऑडिट करना है, ऑडिट अभी प्लानिंग स्टेज पे खड़ा हुआ है। उनका एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है इंटरन ऑडिट का जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करता है ऑडिट कमेटी को, शाबाश। स्टाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, प्रोफेशनल है, मेंबर्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। ऊपर वाली बातों को देखते हुए फ़हीम चाहता है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए। तो बस नीचे बता दें कि कहाँ कहाँ पे आप उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। तो टेक्निकली उसने आपसे वो पैराग्राफ पूछा, दिखाना किताब। टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एक तो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे उसका काम को इस्तेमाल, याद है यहाँ लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे उसका काम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसी को मोड़ देंगे यहाँ पे। और उसके साथ जहाँ पे जजमेंट वगैरह और जो उसकी बिल्कुल ऊपर वाली बातें लिखी हुई हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। 6 नंबर के लिए उसने आपसे रट्टा ही पूछा, बराए नाम सिर्फ ये एक सिनेरियो बेस्ड है ये रट्टा। ऊपर आप बता देंगे कि भाई बीइंग द पार्टनर फ़हीम ने मेरे से ये रिक्वेस्ट रेज की है, ब्लू बेल्स का ऑडिट हो रहा है जिसका ईयर एंड 18 है, जिसका डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, हम यहाँ पे इन एरियाज को फॉलो करते हुए उससे हेल्प ले सकते हैं। बस थोड़ी बहुत ऊपर कर दी, थोड़ी बहुत नीचे कर दी, बीच में आपने अपना रट्टा फिट कर दिया 6 नंबर के लिए। क्लियर? या कोई सवाल है? दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। 6 नंबर ना भाई, मार्क्स के मुताबिक चलना है ना हमने। ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, सेल फोन्स की बातें। आपकी फर्म ऑडिटर है CPPL की, जो कि मोबाइल आउटलेट चला रही है कंपनी। 25% शेयर होल्डिंग अनवर की और उसकी वाइफ की है। अनवर उस कंपनी का CEO भी है और वो कंपनी के फाइनेंस को और ऑपरेशंस को भी देख रहा है। इनके अलावा 5 डायरेक्टर्स हैं जो कि 15% की शेयर होल्डिंग रखते हैं। 15 5 प्लस 25 100 हो गया पूरा, ठीक है। उनके पास एक डिपार्टमेंट भी है जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसमें काम करते हैं 3 सीनियर लेवल के बंदे, जो कि कौन है, बड़े सीनियर बंदे निकाले उन्होंने यार, ग्रेजुएट्स को बिठा दिए। उनकी ड्यूटियां क्या हैं? उनकी ड्यूटियां हैं कि उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना है, स्टॉक को देखना है, BRS बनानी है, पेमेंट्स को रिव्यू करना है, रिकन्सिलिएशंस करनी है, फिक्स एसेट्स को देखना है, करंट एसेट्स को वेरीफाई करना है। ये अगर काम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर वेरीफाई कौन कर रहा होगा? इनका काम तो वेरीफाई करना है ना कि अकाउंटेंट्स ने सही काम किया या नहीं किया। ये तो खुद काम कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ये लिखा हुआ ना कि चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, चेक कर रहे हैं, माय बैड।
During the planning phase, Anwar stressed the need for early completion of audit in order to able to submit the audited financial statement. उसने कहा भाई जल्दी कर दो, बहुत हो गई है, मुझे बहुत जल्दी आई हुई है. क्यों? क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म कोई फाइनेंस रेस करना है. रिक्वायरमेंट होगी कि भाई अपने अकाउंट्स लेकर आए ऑडिटेड. He was of the view that the internal audit working papers would be considered as enormous help in performing an early completion of audit. वो कहता है कि जनाब हमारे पास जो 3 ग्रेजुएट्स बैठ के काम कर रहे हैं ना, वो इतने अच्छे लोग हैं कि आप जब ऑडिट करने के लिए आएंगे तो उनके वर्किंग पेपर्स को देखते ही आप अपना ऑडिट महीने में कंप्लीट कर लेंगे. स्टेट जो ऊपर वो बात कर रहा है, क्या वो बात सही है या नहीं है, along with the 3 distinct reasons, यानी कि अलग अलग बातें करनी है टू सपोर्ट योर डिसीजन. हाँ जी, पहली बात तो वो ग्रेजुएट्स हैं और वो इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट बंदे ही नहीं हैं. सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. और तीसरी बात अनवर ने उन्हें वाउच किया तो यानी कोई ना कोई इशू हो सकता है. अच्छा, मज़े की बात ये कि ये जो बंदे हैं ये रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस नहीं है ना. ऊपर फाइनेंस का और ऑपरेशंस का जिम्मेदार कौन है? अनवर खुद है. तो ये जो नीचे काम हो रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना, ये फाइनेंस में जाएगा. फिजिकल स्टॉक देखना, ये ऑपरेशंस में जाएगा. बीआरएस बनाना अकाउंट्स में जाएगा. पेमेंट्स को रिव्यू करना अकाउंट्स में जाएगा. फिक्स एसेट्स को देखना वो चला जाएगा ऑपरेशंस के अंदर. तो बेसिकली जो काम हो रहा है, इस काम को कौन देख रहा है? अनवर. तो कोई बीच में कमेटी है ही नहीं. इंडिपेंडेंस खत्म है. ग्रेजुएट्स हैं, वो प्रेशर भी डाल सकता. इसका सलूशन आपको दिखा देता हूँ. क्या याद करेंगे, पढ़े जरा. जो हम बातें करें वही है. इंडिपेंडेंस इंपेयर हुई है अच्छी खासी. रिस्पॉन्सिबिलिटीज कन्फ्लिक्टिंग है. आप बना भी रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं, ठीक है. फिर आपकी क्वालिफिकेशन ही मरी हुई है. यू आर जस्ट ग्रेजुएट्स. तो आप पे कोई ना तो रिलाय कर रहा है प्रॉपरली, ना आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं कि आप इस तरह के काम कर सकें. ठीक शो. तो बेसिकली उसने इंडिपेंडेंस को यहां पे मेन फैक्टर रखा है आपके लिए. वो बना भी रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं. देखो ना, बीआरएस पहले वो बना रहे हैं, प्रिपेयरिंग है. बना के चेक कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा. तो अपना ही काम को रिव्यू कर रहे हैं. सेल्फ रिव्यू आता. तो इस तरीके से प्रिपेयर भी कर रही है ना, प्रिपेयर भी कर रहे हैं और खुद ही देख रहे हैं. क्योंकि वो जो अनवर है वो तो सेठ है, उसको तो पता ही कुछ नहीं है. तो डिपार्टमेंट काम भी खुद कर रहा है, रिकॉर्ड्स बना भी खुद रहा है, उसके बाद में इवेलुएट भी खुद ही कर रहा है. तो इस तरीके से ये तभी वो कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कन्फ्लिक्टिंग. आप उसके अलावा कोई और बातें भी कर सकते हैं. और क्या बातें हो रही हैं इसके अंदर? इन तीनों पॉइंट्स के अलावा छोड़े ज़रा, बताएं कि और पॉइंट अगर आपके जहन में आ रहा हो. मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं. हो गया क्या? अर्ली कंप्लीशन का, हाँ बिल्कुल. प्रेशर वाली बात यहाँ पे आप कर सकते हैं. बिल्कुल होता है, ये बात भी आ सकती है. और लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर वाली बात हो गई तो ओवरशेट कर सकते हैं. क्योंकि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना. तो जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रही है तो गलत काम फिर जो मर्जी करवाते जाओ उनसे. इसका एक सवाल रह गया ना, कौन सा रह गया भला? माल्टा लिमिटेड. ये 2 सवालों का मिक्सचर है, पढ़े जरा. ये 2 सवालों का मिक्सचर है जो भी हमने 2 किए हैं.
चलिए काम करें, 10 मिनट दे रहा हूँ, लिखें ज़रा इसको, थोड़ी सी राइटिंग भी टेस्ट करते हैं ना आपकी। 7 नंबर का सवाल है, 10 मिनट आपके पास है, 7:01 हो रहे हैं, 7:11 तक यू हैव द टाइम। सवाल भी पढ़ना लिखना भी है। हाँ जी, लिख लिया। अब एक काम करें, अच्छे बच्चों की तरह इसको आगे पीछे भी कर दें, अपने दोस्त यार को दे दें, थोड़ा सा वो भी आपकी मार्किंग करे यार, ताकि आपको एक टेस्ट मिले कि एग्जामिनर चेक कैसे करेगा पेपर आपका। ओके, स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन पे चलते हैं। स्प्रिंग 20 का 7वां, उसने की हैं 4 बातें, मुझे कमेंट्स भी हैं। सर कमेंट्स में लिखा हुआ है कि एग्जामिन इज परफॉर्म्ड वेल, यानी कि अज्यूम कर सकता हूँ कि आपने भी इसमें ज़रा कुछ अच्छा हाथ किया होगा। मार्किंग आपने कैसे करनी है, आपने आइडेंटिफिकेशन के 4 नंबर देने हैं, यानी कि 1 नंबर 1 मार्क का, और रिकमेंडेशन के 3 नंबर हैं, 1 मार्क फॉर ईच। देखते हैं। रिपोर्टिंग लाइंस, हिना वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द CFO एंड CEO, एंड जो है वो उसके साथ तमाम बातें डिस्कस करती है फॉर और उसके लिए therefore it seems that the department is also reporting to CFO and CEO which would impair the independence। ये पॉइंट किसने लिखा? नहीं, जो आपके हाथ में उसको चेक भी करना है, जो आपके हाथ में उसको जरा चेक करें, देखें कि क्या आपके दोस्त ने ये वाला पॉइंट लिखा है रिपोर्टिंग लाइंस वाला, कि वो बंदी जो है वो CFO को भी रिपोर्ट कर रही है, CEO को भी रिपोर्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो बातें हैं डिपार्टमेंट की वो भी बता रही है, देयरफॉर उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। करना क्या चाहिए? शी शुड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी, जिससे इम्पेयरमेंट ख़त्म हो जाएगी। देखें आपके दोस्त ने ये चीज़ प्रॉपरली लिखी है, उसको ज़रा मार्क्स दें कि आप 3 में से कितने मार्क्स देंगे उसको, इस पॉइंट के 3 में से 3 में से कितने मार्क्स देंगे? हाँ, कॉम्प्रोमाइज, 7 वर्ड इंटरनल यूज किया हुआ नहीं, अगर तो खाली वर्ड ऑडिट का लिखा हुआ है फिर आप 1 नंबर काट सकते हैं। चेक करें, जरा चेक करें, आप में ये स्किल भी होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि एग्जामिनर की आंख चलती कैसे है। हाँ, कोई और चीज़ अगर पूछनी हो तो मुझे बताएं। 3 में से आप अपने दोस्त को कितने मार्क्स देंगे इस पॉइंट के, जो आपके पास आई किताब? हाँ जी, अगर आपने नंबरिंग में लिखा है तब भी सही है, हेडिंग्स बना के लिखा है तब भी सही है, बुलेट्स में लिखा है तब भी सही है, मगर फिर बुलेट्स में और नंबर्स में कम से कम 1 लाइन छोड़नी पड़ेगी ताकि वो आप सेग्रीगेट कर सकें 2 पॉइंट्स को आपस में। हेडिंग्स हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसके अंदर पॉइंट सही डिस्कस होना चाहिए। जी, कोई और सवाल? कितने कितने मार्क्स दिए आपने अपने दोस्तों को 3 में से? तो क्या क्या लिखा गया हुआ था भाई ने, पढ़े जरा। सर उन्होंने जो प्रॉब्लम लिखी थी हेड ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट एंड शी वर्क इन क्लोज एसोसिएशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट टू देम नॉट द ऑडिट कमेटी। बेहतरीन है, आपने 3 में से 2 मार्क्स दिए हैं। रिकमेंडेशन दी है? रिकमेंडेशन है सर, क्या बताओ, क्या दिया? इंटरनल डिपार्टमेंट शुड बी रिपोर्टेड शुड रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। बेहतरीन हो गया, तो आप 2.5 भी दे सकते हैं। अच्छा, अच्छी बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा भाई ने? हिना इज IAF इंटरनल ऑडिट फंक्शन भाई ने पूरा लिख लो। मैंने आपको भी है सर। नहीं, फिर भी ये आदत छोड़ दें बच्चों वाली। अच्छा, आगे। close relationship with the management. अच्छा, Remove Hina from audit team. अरे आप जो पूछे वो थर्ड पॉइंट में लिखे हैं रिमूव ही ना, वो एक्सटर्नल तो नहीं है, सर, वो एक्सटर्नल नहीं है। जो आपने रिमूव वाली बात की है ना, वो एक्सटर्नल के लिए होती है, इंटरनल के लिए नहीं है। उसकी ये है कि बस वो कमेटी को
रिपोर्ट करे, ना कि CFO को और CEO को रिपोर्ट करे। क्या लिखा भाई ने? हाँ जी, आपके पास जो कॉपी आई है उसमें क्या लिखा हुआ है? आपने अपने सेल्फ रिव्यू कर दिया है, चले अपने पढ़ को सुना दें। ऑडिट टीम फॉर प्लानिंग नहीं, उसके साथ डिस्कस करते हैं CFO और CEO के साथ। ठीक है, ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। तो टीम कहाँ से लिखी हुई है आपने? ऑडिट कमेटी आपने टीम भी बोला बीच में, बोला ना? तो बोल ऑडिट टीम की लिखा। हाँ, तो टीम काट लें वहाँ से, टीम तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हो रहा टीम का। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे आते हैं। डिसाइडिंग द स्कोप। द स्कोप जो कि डिसाइड हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हिना कर रही है डिसाइड, और वो कमेटी से नहीं पूछ रही। स्कोप किसको डिसाइड करना चाहिए? कमेटी को करना चाहिए। क्या लिखा भाई ने? हाँ जी, नहीं लिखा हुआ तो यानी कि 2 नंबर तो गए, ठाकुर तो गए हो, 7 में से 2 तो गए, पीछे रह गए 5। 5 का हाफ क्या होता है? 2.5 का 40% क्या होता है? मिनिमम इतना मार्क्स तो आ सकता है, यानी कि 1 नंबर तो आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के आगे लिखा आपने कितना अच्छा है। क्या लिखा भाई ने जो आपके पास आई? ये पॉइंट नहीं लिखा, सारे मिस कर गए। किसने लिखा है? किसके पास है कॉपी आपकी? पढ़ना यार। चलो, पहला वाला होगा या दूसरा ही होगा? खुद भी कंफर्म नहीं है कि पहला होगा या दूसरा होगा। चलो बताओ, पहला वाला ही होगा। दोनों पढ़ दो। हिना अकरम, the head of internal. हिना अकरम, The question is, पूरा नाम लिखा था। बड़ी इज्जत दी आपने। अच्छा, the head of internal audit department. आपका नाम तो नहीं अकरम? Prepares audit plan by herself to ensure an effective internal audit plan should be prepared in supervision of audit committee. गुड, अच्छा लिखा है। और किसने लिखा है ये पॉइंट? टच ही बता दें, टच हो गया तो एज हो जाएगी या फिर चौका हो जाएगा, बताएं। Internal audit plan firstly presented to CFO and CEO, then audit committee. In this case, audit scope also lack of. देन ऑडिट कमेटी के बाद क्या है? In this case, अच्छा, इन दिस केस, ठीक है। in this case, audit scope also lack of independence हाँ, because plan need first approve अप्रूव फ्रॉम, CFO and CEO rather than audit committee. बेहतरीन, अच्छे, गुड। और किसी ने लिखा हो, किसी ने टच दिया हो? हल्का सा। पहले ऑडिट कमेटी को बताया, ऑडिट कमेटी आगे देखी। चले, ये वाला पॉइंट बताएं, रोटेशन वाला। ये सबने लिखा होगा ना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपना पढ़ो या किसी और का पढ़ो? पढ़ो। Rina does not believe in job rotation as she wants her team to be in same area. ठीक है, क्यों? क्यों वो चाहती है कि सेम एरिया में रहें? क्या रीज़न है? सर वो तो ताकि वो काम से ज़्यादा फेमिलियर रहे और उसका काम जल्दी होता रहे। अच्छा, और team member of internal audit should be rotated at Buzzard. ठीक है, तो रोटेट क्यों करना चाहिए ये नहीं बताया, नॉट फैमिलियर। ताकि उनके से वो फैमिलियरिटी थ्रेड ख़त्म किया जा सके। खैर, इसको मज़ीद आसान भी कर सकते हैं। क्या लिखा आपने? सर कि उससे तो इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा नहीं। तो इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ तो करेगी ना फैमिलियरिटी थ्रेड। हाँ, नहीं आपका अपना कहाँ पे है, पढ़ना ज़रा। As in given scenario, 3 members of the internal ये अच्छी बात है, is ये अच्छी बात है। एज इन गिवन सिनेरियो, working for last 3 years, therefore community thread, self-review thread. ठीक है, सेल्फ रिव्यू अराइजेस, ठीक है, There should be periodically rotation of members in point. पीरियोडिकल रोटेशन, गुड। और ठीक है, अच्छा, तो लिखा हुआ है 5 to 6 years के बाद rotate। वो एक्सटर्नल के लिए है, एक सर वो एक्सटर्नल के लिए। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, फ़र्क होता है। सर इसकी जगह वो टीम एंगेजमेंट वाला मैंने पॉइंट लिखा है, वो बता रहा है। पढ़ो ज़रा। Sir, allow the team members to discuss the matter or any conflict with higher management rather than only with Hina because that will create a conflict. मतलब कि अगर तो क्योंकि से कुछ वो यहाँ पे आएगा ना, वो यहाँ पे आएगा।
सर इस पर यहाँ पर वो लिखा है कि वो जब एक स्पेसिफिक एरिया में काम करेंगे उस्मान काशिफ और हाँ। तो इसकी वजह से ये होगा कि वो जो आपस में किसी और जिस तरह अभी प्रीवियस क्लास में एग्जांपल थी कि परचेजेस तो उसका इफेक्ट दो जगह पर जा रहा हो तो आपस में फिर वो नेट नहीं हो पाएगा। अच्छा। जब वो दोनों अलग अलग काम कर रहे होंगे तो इस सेंस में मैंने इसको पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि उनको चाहिए कि आपस में डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा रादर देन कि वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक एरिया पर ही फोकस किए जाए। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। ये पता आप दो को मिक्स कर रहे हो, पता आप दो को मिक्स करके चले गए हो। ठीक है, लिखा अच्छा है फिर भी। अच्छा जी, कंट्रोल वाली बातें किस किसने की हैं? तो फिर किसकी बारी नहीं आई अभी तक? जरा ऊंची पढ़ना। Rate of self review. अच्छा, एक ब्लू से लिखा हुआ भाई ने, ब्लू से लिखा हुआ। चलिए, अज्यूमिंग ये ब्लैक है। As the team member of the audit teams are supposed to check the internal control. The job of designing the internal control is a big deficiency. There is a threat of self-review as the internal control designed by them will be audited by them if they are on fire. If they are on fire, अगल आती है। If they are on, if they are on, अच्छा, सर पढ़िएगा ज़रा ये वाला पॉइंट आपने किस तरीके से लिखा? नहीं भाई, हाँ जी हाँ जी, नहीं लिखा सर आपके पीछे ये वाला पॉइंट लिखा? पढ़ के सुना दें सर, जितना भी लिखा सर। ठीक है, आगे। ये बहुत थोड़ा है, ये थोड़ा नहीं, ये बहुत थोड़ा है। थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करें। एक काम करें, ये वाला सवाल लिख लें फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। करना पड़ सकता है, ड्यूरिंग पेपर तो हमें सारा पढ़ा होता है, करना पड़ सकता है, वो अज्यूम कर सकता है, उसने यहाँ भी अज्यूम ही किया हुआ है। और मजे की बात है कि एग्जामिनर इज परफॉर्म्ड वेल, इससे उसको कॉन्फिडेंस आया कि भाई अगर वो बच्चे परफॉर्म करके आए तो आने वाले भी कर सकते हैं। या तो लिखा हो ना कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, ये हुए वो हुए, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए अवॉइड करता है। इसने ये वेल लिख के कह दिया कि जनाब मैं दोबारा से भी इस तरह का सवाल निकाल सकता हूँ, तैयार रह के आना, तो यू कैन। ये भी तो मतलब हो सकता है वो क्या? बच्चों को ही आता है, हमने पूछना। अगली बार बुला लेगा। इतना अच्छा नहीं है वो, इतना चंगा तो नहीं है। अच्छा, रिलेटेड पार्टीज के केस में ना मैं आपको कुछ सवाल लिखवा रहा हूँ, ये आपने पहले करके आने हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरह के सवाल हैं जो कि बार बार उसने पूछने हैं। वो तो सर ने बता दिया होगा, 3 तरह के सवाल बता दिए ना, वो तो फिर आई क्या तो आई क्या पे। इसमें कुछ सवाल बहुत मजे के हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटम 2020 वाला, ये नोट कर लें। ऑटम 20 का क्वेश्चन नंबर 3 इस किताब का सवाल नंबर 14, सीदर वाला, CL मैपल और सीदर। हो गया नोट? ऊपर आते हैं तो ये ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 9, ये मजे का है, इसका पार्ट भी ज़्यादा मजे का है, बट आपने करना पूरा ही है। ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 9 है। सर सबसे पहले मैंने आपको अर्ज किया था ऑटम 20 का क्वेश्चन 3, 2 नोट कर लिया आपने? अच्छा, करने भी इसी सीक्वेंस में है। एक सेकंड यार, स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गलती से मिस्टेक हो रही है, इनएडवर्टेंटली
3 मैंने आपको लिखवाए हैं, एक और लिखवाऊंगा। अब मैं देख लूँगा कौन सा इन दोनों में से इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 सवाल है, इसको पहले ज़रा सॉल्व कीजिएगा सुकून से बैठ के। चैप्टर को रिवाइज करने के बाद ना ये 4 लिखने हैं और फिर ज़रा कंपेयर करके मुझे बताना है कि इसमें आपको कितना मसला आया है। अगर ये 4 सवाल आपको आते हैं तो ये सारे के सारे आपको आते हैं। तो ये एक दफ़ा इन पे हाथ साफ कीजिएगा पहले। स्प्रिंग 14, स्प्रिंग 15, ऑटम 16 और ऑटम 20। सर गए थे वो अब सिलेबस में नहीं है, तो ठीक है, नहीं है, क्या करूँ? तो वो क्वेश्चन में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लेगा तो क्या हो जाएगा, लिख ले यार। सर इसमें जो नई बुक में चेंजेस आएंगे, नई बुक में कौन से चेंजेस आए हैं? कोई चेंजेस नहीं आए। कब आई हैं? कब आई हैं? आपके पास कौन सी डिप बुक है? अच्छा, आपके पास 8th है। अच्छा, तो फिर सर इसका फर्क नहीं बता, इसी से मतलब याद रहते हैं। इस चैप्टर को आई के आपने रिवाइज किया था, आपके पास शायद ये चैप्टर पुराने पैटर्न पे होगा। यहाँ पे उसने आई कैप ने क्या किया था, आई कैप ने चीज़ों को वो कर दिया था, रीअरेंज किया था। सिर्फ कंटेंट्स वही हैं, आई कैप ने उसको घुमा दिया था। यहाँ से याद करना, यहाँ से भी कर लो। बेहतर यही है कि इस चैप्टर की ना कॉपी करवा लो किसी से लेके ना बुक, इस चैप्टर को कॉपी करा के इसमें साथ अटैच कर लो, ठीक है? ओके, कॉलेज के लिए काम कर रहा है, कॉलेज का उस कंपनी से कोई रिलेशन है क्या? कॉलेज कंपनी है तो इसका मतलब अलाउ है, कर सकता है वो, कोई मसला नहीं है उसको। और मजे की बात ये, इतना हम गहराई में जा रहे हैं, वो तो अभी तक पार्टनर बना ही नहीं है, वो जस्ट एक मैनेजर है, जस्ट एक मैनेजर है, वो पार्टनर नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशंस किस पे होती हैं? पार्टनर लेवल पे चल रही होती हैं। तो आप शुरू में उसको बता देंगे कि भाई चूंकि वो सीनियर मैनेजर है, पार्टनर नहीं है, आप उसको बेशक प्रमोट कर रहे हैं, मगर वो डिस्क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लगेंगे नहीं, फिर भी कुछ भी हो जाए नीचे फिर मसला होता नहीं। अगर पार्टनर होता फिर भी मसला ना होता, क्योंकि वो ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है, उन बंदों के लिए काम नहीं कर रहा। इन्फ्लुएंस कैसा? इन्फ्लुएंस से आप कंपनीज एक्ट में कहाँ पढ़ते हो वर्ड इन्फ्लुएंस? क्या? मुझे डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट बताओ, 11 में से कौन सा पॉइंट यहाँ पे हिट कर रहा है? एम्प्लॉय नहीं है ना, ओनर के लिए नहीं काम कर रहा, वो ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है। एक बंदा है, उसने अपने नीचे एक ट्रस्ट बना दिया, उस ट्रस्ट में गिनती के डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, वो एम्प्लॉय है उस कॉलेज का। कॉलेज को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो ट्रस्ट। वो ट्रस्टीज नहीं कर रहे हैं, उस ट्रस्ट की पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं। ट्रस्टी खुद जाके नहीं उसको बता रहा कि भाई ये वाला मसला है, इसको तुमने ऐसा सॉल्व करना है। तो आपने उस लेवल पे नहीं जाना नीचे, अब बहुत उतर के गहराई में नीचे, ऊपर आ जाओ वापस। और वो मैनेजर है, पार्टनर है ही नहीं, तो परेशान क्यों हो रहे? और कोई सवाल? बाकी सारे जेड़ा पन्नो लाल है या चिट्टा भी है कोई? सारे लाल ने। बताएं बताएं, सवाल बताएं। स्प्रिंग 10 का भाई ने कहा कोई ना कोई सवाल तो निकालता हूँ। स्प्रिंग 10 का, After 100 days of incorporation, the directors of Reman Limited decided to appoint Mr. Shahid as company's statutory auditor. Mr. Shahid was employed by RL before he started his own practice. क्या मसला है इसमें? मसला क्या है? क्यों नहीं कर सकते? बस शुरू में ये वही बात है, मैनेजर को प्रमोट किया जा रहा है, तो यहां पे भी उसने पहली लाइन के अंदर ही अपने आप को नेगेट कर रहा है वो कि ये है ही गलत चीज। और कोई सवाल? क्या कमीशन करेगा ना? हाँ जी। अच्छा, अगर ये आफ्टर 80 डेज होता फिर क्या होता? चलो आगे, अब जरा पढ़े आगे, फिर क्या होता? क्या तब इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड होती?
विद इन 80 दिन उसको हुए हैं, कंपनी का तो 3 साल कैसे हो जाएंगे? कंपनी सर जिसके पहले जब एम्प्लॉय था उसके 3 साल हो गए, वो 3 साल होंगे, फिर उसके बाद 3 साल का वक्फा कहीं उसको ने बताया कहीं? नहीं। तो अज्यूम क्या करेंगे कि 3 साल का वक्फा नहीं गुजरा, तो अपॉइंटमेंट क्या होगी? वैलिड नहीं होगी। तो 100 दिन है तो मसला आ रहा है अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, और अगर उससे कम दिन होते सियासी बयान भी दिया जा सकता है। कंपनी को बने हुए इसीलिए बनाया था वो 3 साल। यही मेरा पहला सवाल है कि 3 साल का वक्फा पूरा किस तरह कर रहे हैं आप, जब बने उसको 80 दिन हुए हैं। और कोई सवाल? और क्या हुआ यार? कौन सी? अभी कैमरे पे हम। अच्छा और बताएं यार। सर बाकी सारे हो गए थे। नहीं हो तो गए थे, सही कौन से हुए थे? सही भी ऑलमोस्ट सब कुछ पॉइंट समझ सर इसका ये है कि लेंथी बहुत जवाब लिखना पड़ते हैं इसके, क्योंकि तो कुछ तो लेंथी। अब वो सवाल जो रटे वाले हैं कहीं ने तो उसने कॉम्पोजिट करना है ना आपको। सर सजेस्टेड आंसर देखें वो तो एक लाइन भी होता है ऑब्वियसली। वो तो सजेस्टेड आंसर को छोड़ दें, आपने फोकस करना कमेंट्स के ऊपर, ना कि उसके ऊपर और लॉ में लिखे लॉ की तरह, पहले प्रोविजन, उसके बाद सिनेरियो, उसके बाद कंक्लूजन। सर उसमें कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये ना, मुझे वो यही है कि वो कहता था जो चीज़ जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट उसने बताया हुआ है लेकिन हो रही है, मिसाल के तौर वाइफ का जिक्र किया लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो कहता है इस बात को भी डिस्क्लोज करो। बिल्कुल करो, करनी है, उसने मार्क्स देने हैं उसने। हाँ तो करना है ना। नहीं करें बिल्कुल करें। हाँ जी सवाल बताएं। इस चीज में भी इस चीज ख्याल रखते हैं वो लीगल करोगे वो इसमें तो लाजमी करना है, लॉ है ना। ये तो लॉ है। ये तो आप पहले बताएंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन का कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, बात कर दी। आईएसएस में करेंगे नहीं उसमें नहीं होता इतना। हाँ जी सवाल। बैक एंड से कोई सवाल? फ्रंट बेंचर्स तो वैसे फारिग हैं, बैक बेंचर्स। हाँ जी इस रो से ऑनवर्ड्स पीछे सारे, मैंने आपको भी काउंट कर दिया। कोई सवाल? इकराम भाई कोई सवाल? चले इकराम भाई 1 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें, मैंने फिर करवाना सिर्फ आपको ही है। 21 ना कह देना हैं, हमने किया तो नहीं होगा स्प्रिंग 15 या स्प्रिंग 15 उन्होंने कहा ना। अच्छा मैं 9 को देकर बड़ा हैप्पी हो गया था। ABC एंड DEF आर एसोसिएट्स। ले जी उसने शुरू में आपको बता दिया कि दोनों कंपनीज आपस में कौन है, ठीक है, और क्यों है उसने वो भी आपको बता दिया। सलमान एंड कंपनी ऑडिटर्स हैं, उनको ऑफर हुई है किसका करने की? सलमान को ना पार्टनर है, उसकी एक स्पाउस है नवीन जो कि एम्प्लॉई है किसमें? हाँ जी अब बताएं, अब बताएं क्यों वैलिड है? एसोसिएट्स में शेयर्स का होता है। अच्छा अगर उसकी स्पाउस है DEF में, क्या वो DEF का ऑडिट कर सकता? नो सर नहीं कर सकता, DEF का ऑडिट नहीं कर सकता। आपने तो कहा था कोई मुझे मसला नहीं इसमें आ रहा। हाँ बताएं, मतलब ये सवाल अभी तक मैंने ओपन किया हुआ है, मुझे बताना आप लोगों ने। सोचें DEF के अंदर उसकी स्पाउस है, क्या DEF का ऑडिट हो सकता? क्यों? एम्प्लॉयमेंट वाले दो पॉइंट्स लिखे हुए वहाँ पे, एक तो लिखा हुआ है 3 साल वाला, वो तो यहाँ पे लग नहीं रहा। एक स्पाउस वाला वो क्या पॉइंट क्या है? अगर डायरेक्टर हो, यहाँ पे क्या है? तो डायरेक्टर भी एम्प्लॉय नहीं होता? क्यों नहीं होता? नहीं तो वो उनको तनख्वाह नहीं मिलती?
एम्प्लॉय तो वो भी होता है, सर यहाँ पे लिखा हुआ स्वेपर एम्प्लॉई है, वो भी टेक्नोलॉजी। नहीं इतना भी वो नहीं होती, लुटिंग बची हुई। चले खैर, एम्प्लॉय है आप कह रहे हैं, डायरेक्टर नहीं है, तो वैलिड वहाँ पे कर सकता है तो वो ऊपर भी कर सकते कर सकता है। पार्ट बी में आ जाए। ऑल द पार्टनर्स ऑफ काशिफ एसोसिएट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, फर्म को ऑफर हुई है अपॉइंटमेंट किसका करना ऑडिट, निहाल प्राइवेट का। उनका पेड अप कैपिटल है 5 लाख, 30% शेयर्स सयाल के पास है जो कि एक पब्लिक कंपनी है। मुझे बताइए 30% की शेयर होल्डिंग क्या होल्डिंग सब्सिडरी पैदा करती है? अच्छा, पेड अप कैपिटल है 5 लाख, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यानी कि ICMAP वाले बंदे किस किस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? 3 मिलियन से ये पब्लिक की सब्सिडरी है, पेड अप कैपिटल कितना है? उससे कम है, और कोई और शर्त है? उसके बाद वैलिड लाइसेंस होना चाहिए तो ये कर सकते हैं। फिर अज्यूमिंग उनके पास लाइसेंस है तो ये कर सकते हैं। और कोई सवाल? यार ये वाला सवाल सॉल्व किया ये 12वां दाऊद वाला, पक्की बात है? इसने बड़ा प्यारा सवाल बनाया हुआ है, 2 लाइनों में 3 सिनेरियोज हैं, है भी 8 मार्क्स का, नहीं 10 का, 3 5 और 2 10 है। होल्डिंग की डेफिनेशन बताइए ना, तो कंपनी 50 से ऊपर, 50 से ऊपर, 20 से ऊपर और 50 से कम एसोसिएट बनते हैं। ठीक है, फिर उसको वाइंड अप करते हैं। कल मिलते हैं आपसे मजीद बातों के साथ। हाँ सेम डायरेक्टर होने से एसोसिएट बन जाते हैं, सिर्फ नॉमिनी ना हो, इंडिपेंडेंट ना हो, नॉमिनी ना हो। तो फ्राइडे को टेस्ट है फिर? हाँ फ्राइडे को है।